जी बिल्कुल, देखिए, और चूंकि ये अद्वितीय और अद्भुत तरह की चीज है, यूसीसी के बारे में हम लोग भी आज तक सुनते ही आए थे, लेकिन किसी राज्य में और सब जानते हैं कि ये काम आसान नहीं था, लेकिन ये सब ये जानते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये है। पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को रखा था और उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो यूसीसी को लागू किया जाएगा। तकरीबन जब ये 12 फरवरी की बात होगी, जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हो रहे थे, तो 12 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये एक बयान जारी किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो सत्ता में वापस लौटे और तो एक कैबिनेट में एक संकल्प लाया गया और कैबिनेट में संकल्प लाने के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का एक निर्णय लिया गया है। अगली कैबिनेट में एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई जिसमें 5 सदस्य थे, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट कोहली, और इसके अलावा एक्स चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड शत्रुघ्न सिंह, और पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के अभियान चलाने वाले मनु गौड़, और कुलपति दून विश्वविद्यालय सुरेखा डंगवाल। इन 5 लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जो विविधता से भरा हो, जो धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज को एक बिना डिस्टर्ब किए एक ऐसे बिल को पास कर सकते हैं हम कि जो एक यूसीसी का शेप ले सके। तो उसी यूसीसी की परिकल्पना की गई और 72 से ज्यादा जनसुनवाई की गई। ये कमेटी पूरे राज्य में रिमोट एरिया तक गई, माणा गांव भी गई, धारचूला भी गई, जो बिल्कुल जो एकदम रिमोट एरिया है, चाहे वो चाइना बॉर्डर की बात हो, चाहे वो नेपाल बॉर्डर की बात हो, चाहे वो देहरादून शहर की बात हो, और ऑफलाइन ऑनलाइन तकरीबन 2 लाख से ज्यादा सुझाव इस समिति को मिले कि ये कानून ऐसा होना चाहिए या इस कानून में ये होना चाहिए, ये इसको समायोजन करना चाहिए। धार्मिक उलेमाओं से बात की, राजनीतिक दलों से बात की, और जितने भी लोग थे जनसुनवाई के दौरान भीड़ जुटी, मुस्लिम लोग भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, हर धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अपनी अपनी राय दी। इन सारी राय शुमारी को संकलित करने के बाद कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को पिछली 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंपा, और 2 फरवरी को सौंपने के बाद केवल 2 दिन बाद ही कैबिनेट होती है और कैबिनेट में उसको मंजूरी दे दी जाती है कि इसको विधेयक के तौर पर विधानसभा में रखा जाएगा। और ये विधानसभा आज तीसरा दिन है, पहले दिन शोक संदेश थे और पिछले 2 दिन से इस पर व्यापक चर्चा हो रही है और यूसीसी के बिल को आज यहां उत्तराखंड की विधानसभा ने मंजूरी दे दी है। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन हो सकता है। भाजपा इस मामले को अपनी उपलब्धि में गिन सकती है, चूंकि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूसीसी के विधेयक को किसी राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया हो। जी बिल्कुल, तो ये एक अनूठा निर्णय लिया गया और अब पूरे देश में इसको लेकर बहस शुरू हो गई है, और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश से भी इसके सुर उठने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें अजीत, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर जिक्र किया था, कल उनकी भी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है। जी बिल्कुल, देखिए, प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, तमाम लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, कोई मीडिया के माध्यम से दे रहा है। असुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर कई सवाल सुबह खड़े किए थे। सबने अपनी अपनी आशंकाएं रखी विधानसभा के भीतर, जिसको जो भी किसी तरह का संशोधन प्रस्ताव लाना था वो लाए भी, और तमाम बड़े लोग देश के इस बात को कॉग्निजेंस ले रहे हैं, इस बात का कि एक बिल पास हो गया है और तिवारी को, और ये सारी चीजें बिल्कुल इस तरह से सटीक बैठती हैं कि जैसे एक बिल की परिकल्पना की थी, एक कानून की परिकल्पना की थी, और उस परिकल्पना के पीछे क्या था, एक समान नागरिक संहिता, यानी सबके लिए एक जैसा कानून। और देखिए, मेरे साथ मदन कौशिक जी हैं, देखिए, बहुत वरिष्ठ विधायक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनको मिठाई भी खिलाई गई। इस दौरान लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये लागू हो जाएगा और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड में इतिहास रचा गया है और शुरुआत हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड। अन्य राज्य भी यूसीसी को लेकर अध्ययन करने के बाद अपने राज्य में लागू करेंगे। जिस चीज को लेकर देश की आजादी के बाद संघर्ष हो रहा था, मांग हो रही थी, डिमांड हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसका दिशा निर्देश दिया, लेकिन कोई सरकार करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आज उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने इसको लागू करने के लिए कानून आगे बढ़ा और वो कानून आज विधानसभा से पास हो गया। देखिए, मेरे साथ एक बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बड़ा एक राजनीतिक अनुभव है इनके पास। तो हमारे जो दर्शक हैं सीधा प्रसारण मुन्ना सिंह चौहान जी को देख रहे हैं। चौहान साहब, आपको
बहुत सारे लोग सीधे प्रसारण के तौर पर देख रहे हैं। ये जो कानून आज पास हुआ है, क्योंकि आपके पास बड़ा तजुर्बा है कानूनों को लेकर भी, अध्ययन को लेकर भी, आपका क्या कहना है? देखो, यदि लोग दलगत चीजों से ऊपर उठने का साहस दिखा करके इसकी बात करें, प्रतिपक्ष के मित्र भी, तो वो सब भी कहेंगे कि ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है उत्तराखंड राज्य को उसमें। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में कहूं कि ये स्टेट का, राज्य का लेजिस्लेशन जरूर है, लेकिन इसके राष्ट्रीय महत्व का लेजिस्लेशन है। और आज ये बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है उत्तराखंड के लिए, और विशेष रूप से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, और एक प्रकार से जो बहुत एक और उत्तराखंड राज्य तो एक ऐसा राज्य है जिसको हम कहते हैं कि उसके रीढ़ जो हैं मातृशक्ति है, और मातृशक्ति के हितों के संरक्षण के लिए जिस प्रकार से वो सक्सेशन का राइट हो, वो रिलीजन ओरिएंटेड डिस्क्रिमिनेशन हो महिलाओं के साथ, जो शादी ब्याहों में तब्दील होता था उसमें रिफ्लेक्ट होता था, वो सब चीजों को एक प्रकार से दूर करके और इस समान नागरिक आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हैं, ये लाने का काम किया। बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन मैं आभारी हूं देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस यूसीसी को लाने की शुरुआत करने का सुअवसर उत्तराखंड राज्य को प्रदान किया। देखिए, मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, और देखिए ये उस सदन में ट्रेजरी बेंच का हिस्सा भी हैं, ये भी, इनसे भी बात हम करना चाहेंगे। और आपको हमारे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, आप बताइए कि आजाद भारत का उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। आप मिनिस्टर हैं और आपकी छवि बिल्कुल अलग तरह की है। आप बताइए आपका क्या इस पर कहना है? नहीं, देखिए, मैं इसके जो निकट भविष्य में इसके जो रिपरकेशन होंगे उनके बारे में बताइए क्या मिले। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और हमारे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये स्पष्ट रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड की मातृशक्ति से जो वादा किया था कि अगर सरकार बनेगी तो हम विधेयक लाएंगे और यूसीसी पास कराएंगे, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्हें उत्तराखंड को ये मौका दिया कि हम पहले प्रदेश बने पूरे देश में जिसने यूसीसी को लागू किया। हमने भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को पूर्ण किया। हमने सुप्रीम कोर्ट के कई ऑब्जर्वेशंस का सम्मान किया, और हमने इस देश की नारी शक्ति का, जो हमेशा अन्य धर्मों में नियमों की वजह से, कानूनों की वजह से उनका उत्पीड़न होता था, कहीं ना कहीं उसको खत्म करके उनका सम्मान करने का आज काम किया है। प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रहा था विपक्ष, तो उसमें आपने बात उनकी क्यों नहीं मानी? देखिए, प्रवर समिति, विपक्ष जो है वो दुविधा में था। जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण में वो ना विरोध कर पाया, ना पक्ष में खड़ा हो पाया, उसी तरीके से यूसीसी में भी वो दुविधा में थे। ना उनको पता था कि जनमानस जो है, जनमत जो है यूसीसी के पक्ष में है, तो ना उसका विरोध कर पाए, ना उसके पक्ष में खड़ा हो पाए। और प्रवर समिति, मैंने आज भी सदन के अंदर यही बोला कि हर बिल को अमेंड किया जा सकता है। जब देश का संविधान 125 बार अमेंड हो गया तो यूसीसी बिल भी अगर जरूरत पड़ेगी समय के अनुसार उसमें भी अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ महिला विधायक भी हैं। रावत जी, आप बताइए, ये तो महिला फोकस बिल है, महिलाओं के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार का दावा है कि महिलाओं की जो जीवन है वो सुदृढ़ हो जाएगा, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था ये बिल, लेकिन इसमें विलम्ब हुआ कुछ कारणों से, कुछ स्वार्थों से, और आज हमारी लोकप्रिय धामी सरकार ने ये बिल पास कर दिया है। और इसमें महिलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। हमेशा लोग कहते हैं कि महिलाओं से सहानुभूति रखते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज धामी सरकार ने वो अवसर दिया है। क्या महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलने वाला है, कैसे उनको फायदा पहुंचे? उसमें ये है जो उनका उत्पीड़न या उन पर जो जुल्म होते थे, माना 10 साल की उम्र में शादी हो रही है, बाल विवाह है, 10 साल में एक तरफ हम कन्या पूजन करते हैं, दूसरी तरफ उनका निकाह हो जाता है, तो वो एक तरह से जुल्म है, उस पर प्रतिबंध होगा। और जो उम्र है उसमें ये है 18 से 20 साल, जो नाजायज औलाद हैं कहते हैं, उस पर भी उन्होंने फोकस किया है कि संबंध होते हैं, नाजायज औलाद नहीं होती। तो जो दंश झेलता था नाजायज औलाद, उसको भी अधिकार दिया गया। जो गर्भ में शिशु है विधवा के, उसको भी जो है अधिकार दिया गया है। तो हर तरह से मानवीय
गुणों को देखते हुए और समाज के नैतिक मूल्यों को लिविंग रिलेशनशिप में भी प्रतिबंध लगेगा, जो कि हमारी संस्कृति में नहीं है। और उसमें अगर कोई रह रहा है तो उसको अपना जो है उसको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उससे भी प्रतिबंध लगेगा। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा बिल है और इसके लिए हम धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और देवभूमि से इस बिल की शुरुआत हुई है, हम चाहते हैं पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट। तो देखिए, ये थी हमारे साथ केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत। तो उन्होंने भी अपनी जो उनके मन के अंदर की भावनाएं थी उन्होंने उजागर की, उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि इससे महिलाओं का जीवन तो सुदृढ़ होगा ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस कानून को याद रखेंगी। जी, कहा जाए इसे विल पावर, सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सुशासन जरूरी राज्य के लिए, देश के लिए। और जिस तरीके से अजीत तस्वीर भी सामने आ रही, जय श्री राम का उद्घोष, हर एक विधायक, बीजेपी के विधायक के चेहरे पर खुशी, सीएम धामी को बधाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। इसीलिए कह रहे एक लाइन में इच्छा शक्ति। जी बिल्कुल देखिए, अभी जैसे आपने महिला विधायक को चुना, ये केदारनाथ की विधायक थी शैला रानी रावत, उनके मन में जो एक भाव था वो आपके सामने आया निकलकर। कैबिनेट मंत्री थे सौरभ बहुगुणा हमारे साथ, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये किया गया है और कितना जरूरी था। तो आज के समय में इसकी होगा और कोई शुरू करें। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। चलिए, भारत माता की। शुरू नहीं आ रहा, शांत हो जाए। कृपया एक बार शांत हो जाए तो बातचीत शुरू करें प्लीज। इधर से थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का, सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022। और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार उसमें लिए, सुझाव लेकर और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया और जो ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी ही महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बिल को जानबूझकर लाया गया है जिससे इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सकेगा। देखिए, इस चुनाव के लिए चुनाव तो आ रहा है, लेकिन हम इसको विधानसभा के चुनाव में लाए थे और सबसे बड़ी बात जो आप सबके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संजय भाई आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये प्रश्न पूछकर, मैं समझता हूं कि अपने अन्य साथियों की भी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का प्रश्न मेरे सामने किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विधानसभा का 2022 का आम चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम सरकार बनने पर
इसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, हम इसको लागू करेंगे। और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है, इसको अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया है, अपना संकल्प पूरा किया है। उत्तराखंड की बात अन्य राज्यों में भी मांग हो रही है और उन्होंने कहा है उत्तराखंड का यूजीसी अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, हमने इसमें उत्तराखंड के हर वर्ग के बीच में जाकर और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें सम्मिलित किए हैं इस ड्राफ्ट में। और ये राज्य के अंदर पहला उदाहरण है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने इसमें अपना कहीं न कहीं 10% परिवारों ने इसमें भाग लिया है। ये अपने आप में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की जो जागरूकता है, यह भी प्रदर्शित करती है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत दिए हैं। नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तराखंड के अंदर सभी ने इसमें भाग लिया है, सभी ने अपने अपने विचार लिए हैं। हमने एक शुरुआत की है, आगे और भी जो सुझाव आएंगे, जो संशोधन आएंगे, जो राज्य के हित में होंगे, उन सबको आगे बढ़ाएंगे, उन सबको सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस इसको कह रही है 7% आबादी पे टारगेट तुष्टिकरण किया गया है। आप मानते हैं कि 7% ये तुष्टिकरण नहीं है, ये संतुष्टिकरण है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा भी है, ये सुनिश्चित करेगा। और बुजुर्गों की भी, सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए ये समान नागरिक संहिता हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे कि इस कानून को उतनी गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए? निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। हमको ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम जहां सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सब के लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में लोग मूल निवास और भू कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कब लेकर आएंगे? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब हम लेकर आएंगे और राज्य हित में हम कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे। आज समान नागरिक संहिता राज्य की जनता ने ही जो है इस पर मोहर लगाई है, ये तो हम लागू कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड के हित में देखिए, उत्तराखंड के उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जिनका बलिदान हुआ इसमें, इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, चूंकि जब मैं छोटा था, मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है। मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं है। ऐसे समय में जहां मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था, वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था। और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको हम देंगे, उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन बीच में कुछ तकनीकी उसमें और मिनिमिताएं रह गई थी, उन सबको दूर करते हुए प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और उस समिति ने काम किया। समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया है और आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ। तो सीएम धामिया जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस तरीके से यूसीसी बिल विधानसभा से पास हो गया, हालांकि अब राज्यपाल फिर इसके बाद राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लगेगी और फिर
कानून उत्तराखंड में। ड्राफ्ट देते ही सरकार ने उस पर काम किया, परीक्षण किया। आज विधानसभा का हमारे लिए, सबके उत्तराखंड के लिए विशेष दिन है कि आज ये जो हमारा कानून है ये बन गया है। आज समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है। जल्दी ही महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति जी को जाने के बाद जैसे ही वापस आएगा राज्य के अंदर हम इसको लागू करने के लिए जो भी समस्त औपचारिकताएं वो पूरी करेंगे। तो सुन रहे थे सीएम धामी को। हालांकि एक तरफ खुशी का माहौल बीजेपी विधायकों में, बीजेपी समर्थकों में, इस बात को भी जाहिर किया सीएम धामी ने कि जिस तरीके से 12 फरवरी 2022 को संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र था यूसीसी को लेकर, उसे आज पूर्ण किया गया है। उत्तराखंड ने 2 दिन यहाँ पे अपनी व्यापक चर्चा की, उन सब पे हमारे एक समान कानून सब पे लागू होगा। कांग्रेस अपोज कर रहा था लेकिन कांग्रेस का सहयोग मिला फिर? नहीं, सभी ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। चूंकि एक ऐसा विषय था जिसका विरोध करना आसान नहीं था, और मैं कह सकता हूँ ये कि एक समान कानून की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि भ्रांतियां फैलाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अंतोगत्वा जब ये वास्तविकता सामने आई तो सबने सहयोग किया। ये कब तक इसे लागू होने की? ये राष्ट्रपति जी के पास, पहले राज्यपाल जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तत्पश्चात हम इसको कानूनी शक्ल देंगे। आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ये ऐतिहासिक दिन हमारे लिए है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिनके प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन पे ये यूसीसी यहाँ पे हम लागू कर रहे हैं। लोग अपोजिशन और तमाम लोग भी ये भी कह रहे हैं कि हम सीखेंगे शायद कि अच्छा उत्तराखंड में लागू हो तो और राज्य में भी लागू किया जाए। हम अपेक्षा कर रहे हैं, यदि शुरुआत हमने की है, सब इसको यदि लागू करेंगे, चूंकि एक ऐसा कानून है कि जो सब पूरे देश के लिए ये आवश्यक है आज की तारीख में, और जिस प्रकार से ये खामियां और कुरीतियां खत्म करने के लिए ये कानून काम करेगा, मुझे लगता है पूरे देश के सभी राज्यों को इसको अपनाना चाहिए। कोई लूपहोल आपको इसमें दिखता है? क्योंकि कांग्रेस कर रहे तो कुछ लूपहोल तो है। देखिए, हमने एक बात कही है, किसी भी कानून को जब हम लाते हैं अनेकों, उसमें हमने पूरी उसमें स्टडी करके, अध्ययन करके सब काम करते हैं। 20 महीने हमारी कमेटी ने काम किया है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म से, हर राजनीतिक दल से, सभी से, स्टेक होल्डर सबसे चर्चा की है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आवश्यक हो तो बाद में विचार करेंगे। आप सुन रहे थे, जाहिर तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो नजीर उत्तराखंड ने पेश किया है, हालांकि और भी राज्यों को अपनाना होगा। हमारे साथ सहयोगी अजीत सिंह राठी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए, इस बात का जिक्र लगातार सीएम ने भी किया, केंद्रीय नेतृत्व भी करता रहता है संकल्प से सिद्धि तक। इस बात का जिक्र भी किया कि 12 फरवरी 2022 को हमने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी को रखा था और आज वो सबके सामने है। दूसरी ओर उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया कि जहां कुछ कमियां होगी आने वाले दिनों में दुरुस्त किया जाएगा, यानी कि उनके भी मुंह बंद जो सवाल उठाते थे या जिनको आज भी संशय है इस बिल को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ये एक बड़ा दिन है और विपक्ष ने भी जिस तरह का सहयोग दिया है वो कमी देखने को मिलता है। और मेरे साथ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, तो उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के मन के भाव क्या है, चूंकि सरकार का हिस्सा है, ट्रेजरी बेंच का हिस्सा है, सदन में हिस्सा लिया है कार्रवाई में। सुबोध जी, यूसीसी का जो बिल आज पास हुआ है, आप भी उसमें एक वोटर तो थे ही, सरकार का हिस्सा भी थे, क्या कहना है? आज हमें बात तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे राज्य की विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनी जिसने संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखते हुए जिस चीज की मंशा अनुच्छेद 44 में प्रकट की थी और आजादी के 76 वर्ष पूरा होने के बाद भी जो उनकी मंशा आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई, जो कई बार भारत के कई नेताओं ने संसद में जो यूसीसी की बात रखी और जो सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अपने निर्णयों में इस यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया। आज हमें गर्व है कि हमारा राज्य देश का पहला राज्य बना जिसने 76 वर्षों के बाद यूसीसी पर मोहर लगाकर देश में एक नई दिशा और दशा देने की शुरुआत की है। ये चूंकि विपक्ष ये भी कह रहा था कि चर्चा पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, व्यापक चर्चा के लिए तो समय बढ़ा दिया जाए या परवर समिति को दे दिया जाए, तो आपका क्या मानना? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर इसमें कुछ और आवश्यकता होगी तो समय आने पर उसमें संशोधन कर लिया जाएगा, लेकिन आज समय की आवश्यकता है। एक ऐतिहासिक दिवस बना है ये कि उत्तराखंड राज्य, आप देख रहे हैं पटाखों की आवाज, लोग किस तरह खुशियां मना रहे हैं। आज महिलाओं को सुरक्षा देने का काम हुआ। आज धर्म, पंथ और जाति से ऊपर उठ के हर वर्ग के
को एक समान नागरिक संहिता से बांधने की शुरुआत हुई है, तो मैं समझता हूँ ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। भारतवर्ष में आने वाले समय में संविधान निर्माताओं की भावनाओं को पूरा करके उनको सम्मान किया। और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि इंदिरा जी ने 1971 में कांग्रेस प्लेनरी में भी यूसीसी लगाने की मंशा प्रकट की थी, तो आज निश्चित रूप से इंदिरा जी की आत्मा भी खुश होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तराखंड में है उसने देश में पहली बार यूसीसी को धरातल पर उतारने का काम किया। सुबोध जी, एक चीज और बताइए, आप हमारे दर्शकों से सीधे जुड़े हैं इस समय, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं कि जनजाति वाला जो इशू है उसको एग्जम्प्ट क्यों कर दिया? जी, जनजाति को एग्जम्प्ट क्यों रखा है इसमें? देखिए, एग्जम्प्ट नहीं रखा है। जनजाति के लोगों से चर्चा के बाद, क्योंकि भारत के संविधान ने जनजाति को एक अलग से दर्जा देने का काम भी किया, उनको चर्चा भी हुई और उन्होंने कहा है कि हम इस पर पूरा विचार करने के बाद वो अपने विचार बताएंगे। पर आप तक आप संविधान में 125 बार संशोधन हुए हैं, कोई बात होगी तो आने वाले समय में संशोधन करके उनको भी शामिल करने का काम किया जाएगा। अभी इसके समाज पे किस तरह के आप रिप्रिकेशन देख रहे हैं, क्या फायदा इसका समाज में? देखिए, समाज में सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो जिस तरह से पत्नी को बिना किसी कारणों के जब चाहे छोड़ दिया जाए, इस पर अंकुश लगेगा। दूसरा ये है कि जो आदमी एक पत्नी के रहते हुए बहु विवाह करता था, उस पर अंकुश लगाया तो कम से कम परिवार आगे चलेगा, बच्चों पे इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, इसमें जो आपने देखा कि किस तरह से महिला, जो एक धर्म की महिला ऐसी थी जिसको तत्काल छोड़ने का काम भी होता था, भरण पोषण देने का प्रावधान नहीं था उनके नियमों में, आज उस महिला को भी भरण पोषण का अधिकार मिलेगा। 5 वर्ष से छोटा बच्चा हो तो महिला जब शादी विच्छेदन होने के बाद जब न्यायालय में जाती है, जब उनका विच्छेदन का कोर्ट चलता है, तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहे, इसको लेकर बड़ी लंबी जिहाद चलती है। तो इसमें यह भी तय किया गया कि 5 वर्ष तक के बच्चे का अधिकार उसकी मां का रहेगा, ताकि मां उसको संस्कार दे सके। इसके अलावा आपने देखा कई ऐसे लोग हुए जिनका बेटा चला गया, कहीं उनको कंपनसेशन मिला, बहू ने शादी कर ली तो माँ बाप उसको देखते रह जाते थे। तो आज इसमें एक बात की गारंटी दी गई है कि ऐसी स्थिति में माँ बाप को भी 1 यूनिट मानते हुए उनको भी कंपनसेशन में उनकी हिस्सेदारी की गई है। संपत्ति के बंटवारे में कृषि भूमि में भी बेटी को अधिकार देने का काम किया गया है। लिव इन रिलेशन के लिए पंजीयन आवश्यक किया गया है, ताकि कभी कोई अगर किसी तरह किसी को धोखा देके छोड़ के चला जाए तो उसका कम से कम उसका बारे में जानकारी उपलब्ध रहे। तो ऐसे तमाम संशोधन संपत्तियों को लेकर के, एडॉप्शन को लेकर के, एक धर्म विशेष की महिला को एडॉप्शन का अधिकार भी दिया है कि वो भी किसी को अडॉप्ट कर सकती है। तो ये एक किस्म से ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, इवन पुरुषों को भी सुरक्षा देने का काम हुआ है कि कोई महिला भी कभी अनर्गल आरोप लगा करके लिव इन रिलेशन में रहते हुए उस पर दूसरे दंगे आरोप लगा देती थी, तो उनको भी जब पंजीयन होगा तो इस बात को झुटलाने का भी अवसर मिलेगा। तो तमाम तरह की इसमें जो शुरुआत हुई है, देखिए तो शुरुआत है, अभी तो लॉन्ग वे टू गो। और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक कदम है और ये समाज के समरसता लाने में बहुत बड़ा कारगर हथियार साबित होगा। बहुत धन्यवाद सुबोध। तो हमारे साथ देखिए वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थे सुबोध उनियाल जी, तो उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं और उन्होंने बताया कि सरकार किस मकसद से इस कानून को लाई है, इस कानून को लागू होने के बाद इसको क्या फायदा मिलने वाला है। जी अजीत, एक चीज ये भी याद आ रही है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी कहा था कि अब नेतृत्व देश का उत्तराखंड करेगा। सीएम धामी भी कहते हैं कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का है। क्या कहें, आज से शुरुआत? हाँ, देखिए ये केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका वक्तव्य था और उन्होंने कहा था कि जो इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और उसी दिशा में ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और हालांकि परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा दशक बीतने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में एक के बाद एक नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और अभी यूसीसी, चूंकि ये साधारण कानून नहीं है, यूसीसी असाधारण कानून है और ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहें या विपक्ष की डिप्लोमेसी कहें, बिना विरोध के असाधारण कानून को साधारण तरीके से पास करा लिया गया। एक ऐसा कानून यहां से पारित हो गया है जिस पर ये उम्मीद की जाती थी कि जब ये लागू होगा या पारित होगा तो इस पर पूरे देश भर में हंगामा हो जाएगा। लोगों की प्रतिक्रियाएं तो जरूर आ रही है, लेकिन इस तरह का वाकया कहीं देखने को नहीं मिला जहां बहुत ही विरोध की एक धारा बह गई हो या कहीं प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन, तोड़फोड़ इस तरह का हो गया हो। तो ऐसा लगता है कि समाज भी इस कानून को स्वीकारने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। जी, और आप तो विधानसभा परिसर के अंदर है, लेकिन बाहर से जो आवाजें आ रही हैं ये यही बता रही है जो आप कहना चाह रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए बाहर बहुत पब्लिक खड़ी थी, मुख्यमंत्री बाहर जा चुके हैं, उनका रोड शो यहां से शुरू होगा और चूंकि मुख्यमंत्री इस पूरे के पूरे कानून को अवेल करना चाहती है पार्टी, वो एंजॉय करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाहर से रोड शो निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, बहुत बड़ी भागीदारी जिनकी है, वो सब बाहर खड़े हैं और रोड शो शुरू हो चुका है। और चूंकि ये देखिए कानून, यूसीसी कानून, आप अगर ये कहेंगे कि इसका पॉलिटिकल माइलेज भाजपा नहीं लेगी तो ये तो तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों को किस तरीके से पटाखे, आतिशबाजी की जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हालांकि रोड शो शुरू हो चुका है सीएम धामी का और ये कहा जा रहा है कि माइलेज आखिर क्यों ना ले बीजेपी, जिस तरीके से लगातार कोशिश की गई, लंबा कार्यकाल कमेटी का भी रहा और उत्तराखंड की 10% जनता यह कहे कि परिवार से बातचीत की गई, तब इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया, सीएम को सौंपा गया, कैबिनेट में रखा गया और बिल विधानसभा से ध्वनिमति से पास हुआ। हालांकि अब राज्यपाल इसके बाद राष्ट्रपति के पास अंतिम मोहर लगेगी और फिर कानून ये लागू उत्तराखंड में। जाहिर तौर पर हर एक नजर से इसे देखा गया, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी को इस बिल से वो अधिकार जिससे वो अभी तक वंचित रहते थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से ये काफिला सीएम धामी का निकला है विधान भवन से, विधानसभा से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, पुष्प वर्षा किस तरह से सीएम धामी पर लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग विधानसभा भवन के सामने मौजूद थे, इंतजार की ध्वनिमति से ये बिल विधानसभा से पास हो और इसके बाद सीएम का स्वागत। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से, ये देखिए पहली तस्वीर, फूलों से लदी ये गाड़ी सीएम धामी की, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर काफिला आगे बढ़ता हुआ सीएम धामी का, जय श्री राम का उद्घोष, भारत माता की जय किनारे लगाए गए। हर एक बीजेपी विधायक के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। इस बात का जिक्र सीएम धामी ने किया कि जिस तरीके से संकल्प हमने लिया फरवरी 2022 में और आज उसे सिद्ध भी किया, यानी कि जो मोटो है बीजेपी का, संकल्प से सिद्धि तक, उसे जमीन पर उतारा और इसी का नतीजा कि आज यूसीसी बिल विधानसभा में पास हुआ ध्वनिमत से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सीएम धामी के काफिले की, ये तस्वीर आगे बढ़ते हुए काफिला और सीएम धामी का किस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हालांकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि एक पक्ष ऐसा कि जो यूसीसी से नाखुश है और ऐसे में तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और एक सवाल के जवाब में सीएम धामी ने यह भी कहा था कि ये हर किसी के सम्मान की बात है। अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अजीत, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे वो तस्वीरें भी सामने आ रही है, फूलों से लदी हुई है गाड़ी सीएम धामी की। बिल्कुल आतिशबाजी हो रही है, बहुत लंबा कारवां है, बहुत भारी भीड़ है। मुख्यमंत्री इस समय रोड शो कर रहे हैं और इस कानून को विधानसभा से पारित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर जश्न मनाया जा रहा है। और इस जश्न में देखिए मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्या जी, और चूंकि महिला सेंट्रिक ये बिल है, महिलाओं का जीवन सुदृढ़ होना है, तो उन्हीं से बात करते हैं चूंकि वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ट्रेजरी बेंच का हिस्सा भी है, सरकार का हिस्सा है। मैम आप बताइए कि अब तो आपने पढ़ लिया, पारित भी कर दिया, कैसे महिलाओं का जो जीवन है वो सुदृढ़ होने जा रहा है, अधिकारों का संरक्षण होने जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता आज जो विधेयक के रूप में सदन से पारित हो चुका है, उसमें वो सारी चीजें हैं जिससे कि महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। यदि मैं कहूं कि एक समाज की एक ऐसी सोच है जो लिंग आधारित भेदभाव करती है, मैं ये देखती हूं कि समाज में महिलाएं आज भी चाहे वो अपने पिता की तरफ से हो, चाहे अपने भाई की तरफ से हो, हमने देखा है कि पुरुष वर्चस्ववादी सोच हमेशा से कायम रही है। महिला को दोयम दर्जा का माना गया है। हमने देखा है कि एक महिला को बहुत ही बालिका के
उम्र की बालिका को जो है जिसका पीरियड्स प्रारंभ होता है उसे विवाह योग्य समझ लिया जाता है। हमने देखा है कि एक महिला के साथ में विवाह होने के बाद में एक पुरुष 3-4 महिलाओं से और विवाह कर लेता है। हमने देखा है कि किस प्रकार से 3-4 बाद में ही यदि हम तलाक शब्द बोल दें तो हम संबंध विच्छेद मान लेते हैं। तो ये सारी ऐसी अमानवीय प्रक्रिया जो कुप्रथाओं के अंतर्गत अथवा अपने पर्सनल लॉ के अंतर्गत जिसे कि मान्य माना जा रहा था, जिसे महिला भी बड़े अबोध तरीके से स्वीकार कर रही थी, आज इस बिल से जो कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल है, आज उस विधेयक से वह असमानता खत्म होने जा रही है। आज उस महिला को पूरी तरीके से कानूनी रूप से डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आप भी मंच पर विराजमान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा माननीय सभी विधायकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण आप अपना अपना स्थान ग्रहण करके, और जो भी लोग खड़े हैं कुर्सियां अभी भी खाली दिख रही हैं। लिव इन का भी मामला आया, लिव इन रिलेशनशिप के मामले में भी स्पष्टता की गई है कि जब आप समाज की विचारधारा से अलग रहते हुए जब हम लिव इन में रह रहे हो तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई आप जो है समाज को बताना पड़ेगा कि आप रह रहे हो। जब आप इतने ओपन विचार के हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराने से मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। साथ में उस लड़की के लिए भी बड़ी सुरक्षा है। जो लड़की यदि अपना रजिस्ट्रेशन कराती है और कभी उसके साथ लड़का छोड़ने का निर्णय लेता है, हो सकता है उसके साथ में कोई अत्याचार करता हो तो उसकी वो क्लेम भी कर सकती हैं। और एक और संजोग की बात की 1% बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी हमारे इस बिल ने साफ साफ कहा है वो किसी भी तरीके से अवैध नहीं माना जाएगा, उसे वैध माना जाएगा, उसके सारे अधिकार सुरक्षित होंगे। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में जो एक समाज की सोच के हिसाब से जितना हम सब लोग एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं, उस दृष्टिकोण से यह रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे इस बिल के माध्यम से संभव हुआ है। एक जनजाति वाला इशू और उठ रहा है कि उनको एग्जम्प्ट करना। देखिए, जनजाति वाले इश्यू में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से हम सब लोग संविधान की प्रक्रिया से चलते हैं, संविधान के नियम कानून से चलते हैं। संविधान ने जब अनुच्छेद 44 में हमें उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार दिया तो वह बनाया गया। संविधान के तहत वह समवर्ती सूची में था, इसलिए उत्तराखंड ने उसको बनाया। रंजना देसाई जी की कमेटी ने पूरे संविधान का अध्ययन करते हुए इस कमेटी ने सारी चीजों को ड्राफ्ट किया है। और अब आप बात करते हैं यदि हम एसटी समाज के, तो स्वाभाविक रूप से वह केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है। मुझे लगता है कि देर से जिस प्रकार से आज उत्तराखंड की विधानसभा से यह विधेयक पारित हुआ है, अन्य राज्य भी उसको फॉलो अप कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब हम बहुत जल्द जो है भारत समान नागरिक संहिता देखेंगे, उसमें आपका भारत के नागरिक भी होंगे और उसमें एसटी भी होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मंत्री रेखा आर्य थी हमारे साथ, उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी दी है कि इस कानून के क्या क्या फायदे होने वाले हैं। जी बिल्कुल अजीत, एक बड़ा माइलस्टोन आज का ये दिन कहना गलत नहीं होगा जो उत्तराखंड सरकार के लिए और साथ ही खास तौर से अगर बात पुष्कर सिंह धामी के लिए भी करें तो एक साबित होगा। बिल्कुल, देखिए, इस कानून के बनने के बाद, इस कानून के विधानसभा से पारित होने के बाद पुष्कर सिंह धामी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें वृद्धि होने लाजमी है। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है और इसमें कोई संदेह भी किसी को नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड आजाद भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी के बिल को अपनी विधानसभा से पास किया है। और भले ही यहाँ जिन चीजों के लिए कानून को लाया गया है, भले ही उनका प्रचलन कम हो, लेकिन पूरे देश भर में इसका मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रयोग कर दिया है जो पिछले अपने घोषणा पत्र में वो उल्लेख करती आई है। तो ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, इस कानून की आवाज पूरे देश तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कसी हुई है। और लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस बिल का आना और यहां से पारित होना, और अब राजभवन का मुझे लगता है बहुत जल्द ये राजभवन भेजा जाएगा और राजभवन इसको रेफर करेगा राष्ट्रपति भवन के लिए। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इस बिल को यहाँ पर, इस कानून को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। ये बिल जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लगेगी तो एक कानून का रूप ले लेगा और फिर यहाँ एक नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन से इस कानून में जो प्रोविजन दिए गए हैं, 392 उपबंध इसमें रखे गए हैं, 700 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट है, तो ये इस पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। कैसे लागू होगा, किन किन पर लागू होगा, वो उनके वर्णित उल्लेख जो है उनमें सारी चीजें प्रकाशनार्थ वो उनको व्याख्यात कर दी, प्रख्यापित कर दी गई है और पूरी तरह से इस कानून को स्पष्ट कर दिया गया। जी अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा चर्चा इस कानून में देखी गई, लोगों के बीच में एक चर्चा का ये विषय बना। लिव इन रिलेशनशिप को जो युवा है वो किस तरीके से अब खुले दिल से अपनाते हैं या ना अपनाते हैं इस कानून के बनने के बाद, इस पर जरूर नजर बनी रहेगी। अजीत,
देखिए, अभी हमारे पास महिला मंत्री थी, हमारे दर्शकों से सीधी जुड़ी थी रेखा आर्या, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है। और तमाम जो लोग हैं जो अंदर विधानसभा में भी थे, जिन्होंने वोटिंग भी की है, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने कुछ संशोधनों के कुछ सवालों के साथ इन सब चीजों को स्वीकार किया है कि लिव इन रिलेशनशिप की जो प्रथा है वो हमारे समाज में जो प्रचलन में आ गई, लेकिन वो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो चूंकि ऐसे तमाम झगड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों में हमने देखे हैं कि एक साथ रह रहे थे, लिव इन में रह रहे थे, उसके बाद लड़की ने कोई आरोप लगाया, लड़के ने उसको बीच में छोड़ दिया, या संतानोत्पत्ति हो गई, उसका भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो ऐसी चीजें थी जो हमारे भारतीय समाज को विघटित करने का काम कर रही थी। हमारा समाज अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए इस कानून में लिव इन की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है। और इस दौरान अगर कोई संतानोत्पत्ति होती है तो उसके भरण पोषण के और उसको माँ बाप का नाम देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं दोनों लोगों की होगी। और जब वो पृथक रहना चाहेंगे तो तब उनको अपने रजिस्ट्रेशन को टर्मिनेट कराने के लिए भी कानूनी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के सामने पूरी करनी होगी। जी अच्छा, एक चीज है कि हमारे अगर धर्म की अगर हम बात करें, सनातन की बात करें, कहा जाता है कि जहां पर नारी की पूजा की जाती है, नारी को समान अधिकार दिए जाते हैं, वहां पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान होती है। इस कानून में इस पूरी बात की झलक यहां पर देखी गई है, चाहे बात संपत्तियों को लेकर की जाए या फिर जिस तरीके से जो बाकी धर्म है उन पर भी एक लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है शादी की वो जो होगी उसको लेकर देखा जाए। देखिए, कोई भी बदलाव होता है वो अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है। ऐसा कोई बदलाव हो जिसके सामने चुनौती ना हो तो बदलाव नहीं होता। अब ये बदलाव की एक जो है शुरुआत हुई है तो चुनौतियां भी होंगी। नया कानून जब इंप्लीमेंट करते हैं चुनौतियां आती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूसीसी को लोग ये मान लेते हैं कि कौन सा कानून होगा, लोगों की समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये परिवारवाद, जो परिवार के जो वाद हैं, पारिवारिक विवाद हैं, शादी है, ब्याह है, डिवोर्स है, विरासत है, वारिसान है, प्रॉपर्टी है, गोदनामा, एडॉप्शन, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब जिसमें लिव इन भी जोड़ दिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल उन चीजों पर लागू होता है जो परिवार की विरासत, ब्याह और जो डिवोर्स है या लिव इन रिलेशनशिप है या गोदनामा है या विरासत है, इन सब चीजों को लेकर के जुड़ा हुआ है। उसका किसी दूसरी कानूनी प्रक्रिया से कोई ताल्लुक नहीं है। आप विवाह कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। आप डिवोर्स कराएंगे, आपका डिवोर्स केवल कोर्ट वाला मान्य होगा। आप गोदनामा लेंगे तो जे एक्ट है, उसके हिसाब से आपको गोद लेना होगा। आप इसके अलावा लिव इन में रहेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप अलग रहना शुरू करेंगे तो पृथककरण के लिए भी आप अपने रजिस्ट्रेशन को टर्मिनेट कराएंगे। आपको संतानोत्पत्ति होती है तो आपका भरण पोषण, माँ बाप का नाम आपकी जिम्मेदारी होगा, आपका उत्तरदायित्व होगा। इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टी में बेटी का बराबर का हिस्सा होना चाहिए भाइयों के साथ, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी आपने पिछले कई मामलों में देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में ऐसा निर्णय ले चुकी है कि बहन का भी उतना हिस्सा मां बाप की प्रॉपर्टी में होगा जितना भाई का होता है। इसको अब कानून के रूप में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का जो एक कानून यहां पर लेकर आए हैं वो उसको उस रूप में यहां पर लागू करने का इसमें बिल में प्रोविजन कर दिया है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है कि देखिए, ये यूसीसी का मतलब पारिवारिक सामाजिक सरोकारों से होता है, यानी किसको किस तरह से जीवन यापन किसके साथ करना है। कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, महिला के अधिकारों को संरक्षण किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीजें इस बिल में समाहित की गई है, जो अभी राजभवन जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाना। जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी का एक ये बड़ा फैसला उत्तराखंड में रहा है, और इसी के साथ आप भी कह रहे थे कि पूरे देश में एक इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, खासतौर से बात अगर बीजेपी शासित राज्यों की हम करें। अब ऐसे में जो स्थिति है क्या बनते दिखाई दे रही है, जो सशक्त रूप से बीजेपी अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, उसका जो फायदा है जाहिर तौर पर बेहद ज्यादा बीजेपी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में मिलता दिखाई देगा। देखिए, 12 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, तत्कालीन तब भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो यूसीसी लागू करेंगे। 14 फरवरी को चुनाव था, उसके बाद सत्ता में भाजपा लौटी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कमेटी गठित होती है, कमेटी में तकरीबन 1.25 साल तक ये होमवर्क होता है, फील्ड विजिट होती है, 72 से ज्यादा ऐसी जन सुनवाई बैठकें होती हैं जिसमें सैकड़ों लोग थे। तो ऐसी जो तमाम चीजें थी। बिल्कुल, दुष्यंत गौतम जी जो कि उत्तराखंड प्रभारी है इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ा माइलस्टोन आज उत्तराखंड के नाम पर ये शुमार हो चुका है, कैसे देख रहे हैं इसे आप?